हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये लॉ का चैप्टर है। अब आ गया हमारा सबसे पहले आ गया हमारा सेक्शन नंबर 206। इसमें क्या दे रखा है कि 206 में क्या क्या दे रखा है, पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरीज। मतलब कि तीन चीजों का इसमें विवरण दे रखा है हमारे को। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स एंड कंडक्ट कर सकते हैं इंक्वायरीज। ठीक है, तो फिर आगे हमारा सबसे पहले रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 206 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जो रजिस्ट्रार है वो क्या कर सकता है, जब वो जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, हम जनरली कंपनी को फाइल करने पड़ते हैं कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास, तो वो उनकी स्क्रूटनी कर रहा है रजिस्ट्रार। तो अगर मान लो स्क्रूटनी के वक्त जो कि कर रहा है डॉक्यूमेंट्स जो कि फाइल किए गए हैं कंपनी के द्वारा, या फिर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है उसको, तो रजिस्ट्रार क्या कर और रजिस्ट्रार इस ओपिनियन का है कि फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिलेटिंग टू द कंपनी, तो वह एक रिटर्न नोटिस भेज सकता है कंपनी को रिक्वायर फॉर फर्निशिंग क्या क्या चीज इन राइटिंग सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, या फिर प्रोड्यूस करने के लिए सच डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया हमारा, ये हो गया सेक्शन नंबर 206 सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर इफ नो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, मतलब कि ऊपर वाली तीन ही कंडीशन होंगी कि उसने मतलब फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग ली, मतलब फर्निश करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग ली या फिर डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, तो या तो इन्फॉर्मेशन आएगी, नहीं आएगी तो वो अधूरी होगी। अगर अगर मान लो पूरी आएगी तो उसको देख के ये पता लगेगा कि यार इसमें तो कुछ ना कुछ झोल है, इसमें कुछ ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मतलब कि एक केस हो गया कि इफ नो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड, या फिर इफ ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड इज इनएडिक्वेट, या फिर if he is satisfied on scrutiny of the documents furnished that an unsatisfactory state of affairs exist करते हैं and the information or documents do not disclose a full and fair statement of the information required, तो वो क्या कर सकता है, एक और नोटिस भेजेगा और कॉल कर सकता है कंपनी को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए फॉर हिज इंस्पेक्शन क्या क्या फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स, पेपर्स एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्या करने के लिए, अपने इंस्पेक्शन के लिए मंगाएगा अब फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स, पेपर्स एंड एक्सप्लेनेशन एज ही में रिक्वायर। फिर आ गया हमारा रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 206 सब सेक्शन 4 की, मतलब मान लो अब हमने ऊपर एक बार इंफॉर्मेशन मंगाई थी, अब दोबारा इंफॉर्मेशन मंगाई हमने कि आप फर्दर बुक्स एंड पेपर्स दे दो, बुक्स दे दो, पेपर्स दे दो, एक्सप्लेनेशन दे दो। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद और फर्निश्ड टू हिम, की कुछ तो इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से थी या फिर जो कि फर्निश की गई थी उसको, या फिर दूसरा हो गया हमारा ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड टू हिम बाय एनी पर्सन दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज बीइंग कैरिड आउट फॉर अ फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पज, या फिर ग्रीवेंसेज ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड, या फिर किसी ने ये लिख के भेजा कि भैया हमारे जो ग्रीवेंसेज हैं, जो इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेज है, इन्वेस्टर्स लिख के भेजे कि हमारे ग्रीवेंसेज को वो ये कंपनी एड्रेस नहीं कर रही है, तो वो क्या कर सकता है, कंपनी को कॉल कर सकता है किस चीज पे, ऑन द कंपनी may call on the company to furnish in writing any information or explanation on matters specified in the order and carry out such inquiry। क्या कर सकता है कि वो मंगा सकता है कंपनी को फर्निश करने के लिए राइटिंग में कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर एक्सप्लेनेशन ऑन द मैटर्स जो कि स्पेसिफाई किए गए होंगे एंड कैरी आउट किए जाएंगे इन ऑन सच इंक्वायरी। उसके बाद आ गया हमारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो अगर सेटिस्फाई हो जाती है दैट द सर्कमस्टांसेस सो वारंट, डायरेक्ट कर सकते हैं इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी बाय एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय इट फॉर द पर्पज, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज कर सकता है कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और वो, मतलब कि वो सबसेक्शन 6 के अंदर तो ये बता रहा है कि वो खुद ही खुद एक इंस्पेक्टर वो करेगा, अपॉइंट करेगा। ठीक है, लेकिन सबसेक्शन 6 में ही दूसरा केस भी है कि अगर मान लो उसे ऐसा लगता है कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कि जनरल या फिर एक स्पेशल ऑर्डर के थ्रू वो ऑथराइज कर सकते हैं किसी और अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी और क्लास ऑफ कंपनीज। उसके बाद आता है सबसे पहले ड्यूटी ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स, मतलब कि क्या क्या ड्यूटी होंगी वो ऑफिसर्स की। तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो जो प्रेजेंट ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, ये ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ये सारी चीजों के ड्यूरिंग द ये जो सब ऊपर चल रहा होगा, उसके बाद उस केस में जब कंपनी या फिर ऑफिसर्स जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, मतलब कि क्या उनकी ड्यूटी रहेगी, तो उनकी ड्यूटी ये रहेगी कि सारे की कंपनी की भी और साथ में उसके ऑफिसर्स की भी वो फर्निश करेंगे सच इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड पावर टू एंड प्रोड्यूस करेंगे डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन देंगे जितनी उनकी नॉलेज एंड पावर है उतनी। दूसरी क्या करेंगे, टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार विद इन द टाइम पीरियड और एक्सटेंडेड
विद इन द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड या फिर एक्सटेंडेड बाय द रजिस्ट्रार। उसके बाद हो गया हमारा ड्यूटी ऑफ द पास्ट ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी की, अगर मान लो कोई ऑफिसर पहले तो था कंपनी का ऑफिसर लेकिन अब नहीं है, तो उसकी क्या ड्यूटी रहेगी, क्या वो उसे हेल्प करेगा नहीं करेगा, क्या उसकी ड्यूटी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो ये कह रहा है कि वेयर सच इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिलेट्स टू एनी पास्ट पीरियड, मतलब किसी पास्ट पीरियड से रिलेटेड है कि आज से 5 साल पुरानी कोई इंक्वायरी करने बैठते हैं हम, तो अगर को जो इन्फॉर्मेशन या फिर एक्सप्लेनेशन है वो रिलेट करती है टू एनी पास्ट पीरियड, द ऑफिसर्स हु हैड बीन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी फॉर सच पीरियड, मतलब कि वो ऑफिसर जो कि उस टाइम में ऑफिसर्स थे, इफ सो कॉल्ड अपॉन, अगर बुलाए जाते हैं by the registrar through a notice served on them in writing, shall also furnish such information or explanation to the best of their knowledge। वो क्या करेंगे, फर्निश करेंगे इंफॉर्मेशन या फिर एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। इसी के ऊपर वो MCQ1 भी है। MCQ1 क्या कह रहा है हमारा, MCQ1 ये बता रहा है कि एक मिस्टर शर्मा है, वो की मैनेजर पर्सनल थे, वो ना रिटायर तो हो गए कब, एक वो 12 मई 2018 को, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स चल रही है वो मतलब कि जो इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी चल रही है वो चल रही है 31 मार्च 2018 तक की, तो वो एक तरीके से उस टाइम में तो थे 31 मार्च 2018 तक में, तो क्या रजिस्ट्रार अगर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहती है कंपनी से एंड मिस्टर शर्मा से, तो वो क्या सीख कर सकती है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा कि हाँ, मिस्टर शर्मा कैन बी कॉल्ड अपॉन बाय द रजिस्ट्रार थ्रू अ रिटन नोटिस सर्व्ड ऑन हिम विदाउट एनी टाइम पीरियड लिमिट, मतलब कि कभी भी आज से 10 साल बाद भी बुलाया जा सकता है उस बंदे को, आज से 15 साल बाद भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे हमारा उसके बाद आ गया कि मान लो कि अगर कोई फेल कर जाता है फर्निश करने के लिए इन्फॉर्मेशन, तो क्या होगा कि अगर मान लो कंपनी फेल करती है टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर विद एन एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज for every day after the first during the failure continues, मतलब कि 1 लाख रुपए मिनिमम है, लेकिन अगर उसके बाद भी कंटिन्यू करता है तो 500 रुपए पर डे की पेनल्टी लग सकती है। फिर आगे हमारा सेक्शन नंबर 207 कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, 206 में ये दे रखा है कि तो उसके पास कॉल करने की इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट करने की इंक्वायरीज जो है वो है पावर है, और यहाँ पे है कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, मतलब कि एक इंस्पेक्शन का अलग हुआ, इंक्वायरी अलग हुई, तो इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी करने की क्या वो है हमारे सेक्शन 207 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी की कैसे कैसे इंस्पेक्शन या इंक्वायरी की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताया कि जो ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर या ऑफिसर और एम्प्लॉय जो होगी वो क्या होगी कि जब भी रजिस्ट्रार जो है वो मंगाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर अदर बुक्स एंड पेपर्स अंडर सेक्शन 206, मतलब कि देख बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर वो अदर बुक्स एंड पेपर्स जो मंगाए जाएंगे वो 206 में मंगाए जाएंगे, तो लेकिन जो ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय जो है वो इसमें बता रखे 207 में, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर डायरेक्टर और अदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी क्या क्या करने के लिए टू प्रोड्यूस all such documents to the registrar or inspector and to furnish him with such statements, information or explanations is in such form as the registrar or inspector may require, and to render all assistance to the registrar or inspector in connection with such inspection, ठीक है। तो मतलब कि 3 चीज हो गई, वो प्रोड्यूस करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार को या फिर इंस्पेक्टर को, दूसरा फर्निश करेगा विथ सच स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, मतलब कि स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन या फिर एक्सप्लेनेशन के साथ एज द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर जो है वो रिक्वायर करता है। उसका तो क्या हमारा टू रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर इन कनेक्शन विद सच इंस्पेक्शन, और तीसरा क्या है वो असिस्टेंस देगा टू द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर इन कनेक्शन विद सच इंस्पेक्शन। फिर आगे हमारा पावर ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर की क्या क्या पावर होती है रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर के पास, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर है मेकिंग एन इंस्पेक्शन और इंक्वायरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन और इंक्वायरी एज द केस में भी मेक कर सकता है या फिर कॉज टू बी मेड कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स, मतलब और दूसरा क्या हमारा एक तो कॉपीज ले सकता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो ले रहा है उनकी, दूसरी बात मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपीज ले सकता है, दूसरा प्लेस कर सकता है एनी मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन सच बुक्स इन टोकन ऑफ इंस्पेक्शन हैविंग बीन डन, ठीक है, मतलब कि उस टोकन में कि ये इंस्पेक्शन इन बुक्स के ऊपर मैंने इंस्पेक्शन कर लिया है। फिर आगे हमारे रजिस्ट्रार और
Inspector making an inspection or inquiry shall have all the powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908. ठीक है, उसके बाद हम ये बता देंगे, हमारे को ये अलग से याद करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी वो पावर्स हैं, उनमें से 3-4 याद रख लो। फिर आगे पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रोवेंशन की मतलब अगर कोई डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ द कंपनी डिसऑबीज द डायरेक्शन इशूड बाय द रजिस्ट्रार, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऑफिसर शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 rupees but which may extend to 1,00,000 rupees if a director or an officer of the company has been convicted of any offence under this section. The director or officer shall on and from the date on which he is so convicted be deemed to have vacated his office as such, and on such vacation of office shall be disqualified from holding an office in any company. मतलब कि अगर मान लो कोई फॉर इंस्टेंस कोई एबीसी लिमिटेड का जो है वो डायरेक्टर है और उसमें उसे वो रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि इसने कोई ऑफेंस किया है या फिर वो कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस है, तो वो हर कंपनी से, हर अदर कंपनी में से ऐसे मान ले जाएगा कि उसका डीम्ड वैकेशन मान ले जाएगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस इन एनी अदर कंपनी। ठीक है, अब हमारा है कि ये पेनल्टी है फॉर कॉन्ट्रोवेंशन, इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे है फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन की अगर मान लो हमारा जो पीछे था हमने पेज 4.5 पे पढ़ा था कि फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन की अगर मान लो हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फर्निश करी तो क्या होगा, और क्या है हमारा पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रोवेंशन की अगर डायरेक्टर और ये इशूड बाय कि अगर मतलब मान लो सिंपल सी बात है, अगर हम कोई डिसऑबे करते हैं तो पेनल्टी अलग है, लेकिन अगर हम फर्निश ही नहीं करते हैं इन्फॉर्मेशन तो पेनल्टी अलग है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेक्शन 206 में पेनल्टी दे रखी है वो दे रखी है फेलियर करने पे फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन पे क्या पेनल्टी लग रही है, लेकिन 207 में दे रखी है कि पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन मतलब कि डिसऑबे करने पे क्या पेनल्टी लग रही है हमारी। ठीक है, फिर आगे रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड क्या है, मतलब सेक्शन 208 में ये कह रखा है कि हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करने रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर को सबमिट करनी पड़ेगी रिपोर्ट के राइटिंग में, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अलॉन्ग विद सच डॉक्यूमेंट्स एंड सच रिपोर्ट में include a recommendation that the further investigation into affairs of the company is necessary, giving his reasons in support। ठीक है, मतलब कि दो चीजें हो गई कि एक तो हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद सच डॉक्यूमेंट्स, और साथ में क्या होगा वो उसे क्या करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन जो होंगी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज नेसेसरी गिविंग रीजंस फॉर हिज सपोर्ट, वो करने पड़ेंगे। सेक्शन 209 क्या कहता है, सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर में क्या है हमारा, सर्कमस्टांसेस फॉर सीजर क्या क्या हो सकते हैं, वेयर अपॉन इंफॉर्मेशन इन हिज पोजेशन और अदरवाइज द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ कंपनी और रिलेटिंग टू किस से रिलेटेड, मतलब कि सिंपल सी बात है, सर्च एंड सीजर किस चीज का किया जा सकता है, यहाँ पे तो सर्च एंड सीजर बताया गया कि जहां पे कि इंफॉर्मेशन उसकी पोजेशन में हो या फिर अदरवाइज द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ कंपनी या फिर रिलेटिंग टू किस से रिलेशन में, की मैनेजर पर्सनल एनी डायरेक्टर ऑडिटर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, अगर कंपनी सेक्रेटरी वो अपॉइंट नहीं किया गया कंपनी के द्वारा। ठीक है, वो क्या है, लाइकली टू बी वो डिस्ट्रॉयड, वो म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड और सीक्रेटेड, मतलब कि मड में सफा कर देंगे ऐसा लग रहा है, और लाइकली टू बी मड में सफा कर देंगे, तो मतलब कि एमयू हो गया म्यूटिलेटेड, डी से हो गया हमारा डिस्ट्रॉयड, एस से हो गया हमारा सीक्रेटेड, और ए से हो गया हमारा ऑल्टर्ड, और एफ से हो गया हमारा फॉल्सिफाइड। ही में आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट फॉर द सीजर ऑफ सच बुक्स एंड पेपर्स एंटर कर सकते हैं विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड एंड सर्च द प्लेस और प्लेसेस वेयर सच बुक्स और पेपर्स आर केप्ट। ठीक है, मतलब क्या है, वो क्या कर सकते हैं, वो आफ्टर ऑब्टेनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट, किस चीज के लिए, फॉर सीजर ऑफ सच बुक्स एंड पेपर्स एंटर कर सकते हैं विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड एंड सर्च कर सकते हैं प्लेस को, एंटर भी कर सकते हैं
असिस्टेंस के साथ। और दूसरा क्या है, सर्च कर सकते हैं प्लेसेस एंड वो प्लेसेस को वेयर सच बुक्स एंड पेपर्स आर केप्ट। और तीसरा क्या है, सीज कर सकते हैं सच बुक्स एंड पेपर्स एज ही कंसिडर्स नेसेसरी, लेकिन उसे आफ्टर अलाउइंग करना पड़ेगा, मतलब अलाउ करनी पड़ेगी कंपनी को टू टेक कॉपीज और एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम सच बुक्स और पेपर्स एट इट्स ओन कॉस्ट। ठीक है, ये इस पे MCQ 2 भी दे रखा है हमारे को। MCQ 2 में क्या दे रखा है हमारा कि एक ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स हैं ऑफ एक्स लिमिटेड मेक्स अ कंप्लेंट टू द रजिस्ट्रार। तो मतलब कि हमारे को यहाँ पे दे रखा है ना कि अपॉन द इंफॉर्मेशन इन हिज पोजेशन, तो मतलब कि इंफॉर्मेशन हो जाए उसके पास, तब हमारे को जाना है यहाँ पे इस वाले सेक्शन 209 पे। लेकिन अगर मान लो इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, इसको साथ में कोरिलेशन करते हुए चलना है हमारे को कौन से वाले सेक्शन से, इसको हमारे को रिलेट करना पड़ेगा सेक्शन 220 से। सेक्शन 220 में क्या दे रखा है कि हम सीजर ऑफ बुक्स एंड पेपर्स कब कर सकते हैं, हम सीजर ऑफ बुक्स एंड पेपर्स इंस्पेक्टर के द्वारा, मतलब कि जबकि इंस्पेक्शन हमारे कंडक्ट करने के लिए दी गई हो तो इंस्पेक्टर भी सीज कर सकता है। जब इंस्पेक्टर वो सीज करेगा तो उसे स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर नहीं चाहिएगा, लेकिन जब कोई रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर करेगा विदाउट एन इंस्पेक्शन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज वो इंफॉर्मेशन जो उसकी पोजीशन में है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये हमारा इसमें ये दे रखा है कि जो वो है एक ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि कंपनी जो है वो इंडल्ज है इन डिस्ट्रक्शन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। द कंप्लेनेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं रजिस्ट्रार को टू टेक एन इमीडिएट स्टेप। तो यहाँ पे क्या करती है, ROC पहुंच जाती है, एंटर कर जाती है प्रेमाइसिस में। और तो लेकिन इसमें क्या होगा हमारा कि रजिस्ट्रार जो है वो एंटर तो कर सकती है, सर्च भी कर सकती है प्लेस को और साथ में सीज भी कर सकती है बुक्स को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आ गया मैंने यहाँ पे पीरियड ऑफ सीजर। इस साथ साथ ही ये जो ये सेक्शन 209 है ये रिलेट कर रहा है हमारे 220 से। तो 220 में क्या है, क्या दे रखा है कि वो पीरियड ऑफ सीजर क्या है। यहाँ पे पीरियड ऑफ सीजर 209 में पीरियड ऑफ सीजर क्या है कि हम जो रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर है वो रिटर्न करेगा बुक्स एंड पेपर्स को एज सुन एज पॉसिबल, बट मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक रख सकता है, 180 दिनों तक रख सकता है, मतलब कि नॉट लेटर देन 180 डेज आफ्टर सच सीजर। और फर्दर पीरियड ऑफ सीजर क्या है कि फर्दर फिर से फीस सीज कर सकता है कितने दिनों के लिए, 180 दिनों के लिए। मतलब कि क्या हो गया, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार है वो अपने गिरफ्त में कितने दिनों के लिए रख सकता है बुक्स एंड पेपर्स को, 180 प्लस 180, इससे ज्यादा दिन नहीं रख सकता। ठीक है, फिर आगे हमारा मान लो कि एक ये केस भी हो सकता है कि मान लो क्या हुआ, पहले उसने 90 दिन के लिए रखा, ठीक है 90 दिन के लिए रखा, 90 दिन फिर के लिए रखने के लिए वापस भेज दिया, दे दिया उसे, तो वो क्या फिर से मंगा सकता है, हाँ वो फिर से मंगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो है वो ये है कि बुक्स एंड पेपर्स में बी कॉल्ड फॉर बाय द रजिस्ट्रार ऑन इंस्पेक्टर फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 180 डेज बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग इफ दे आर नीडेड अगेन। कि अगर उसे दोबारा मंगाना है तो वो दोबारा भी मंगा सकता है, लेकिन उस टाइम में भी क्या है वो सिर्फ और सिर्फ अगर मान लो पहले उसने एक 90 दिन रख के भेज दिए तो उसके बाद दोबारा जो मंगाएगा वो दोबारा भी सिर्फ और सिर्फ 180 दिन के लिए मंगा सकता है। मतलब कि उसकी टोटल डेज जो वो अपने पास रख सकता है 90 पुराने और 180 प्लस, तो मतलब कि टोटल 270 होगा, मतलब मैक्सिमम 360 से तो कभी एक्सीड करेंगे इतनी करेंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद इसको सेम लेते हैं कि पीरियड ऑफ सीजर, हमारा पीरियड ऑफ सीजर सेक्शन नंबर 220 में क्या दे रखा है कि पीरियड ऑफ सीजर में यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है 180 दिन की। यहाँ पे क्या है, जो इंस्पेक्टर है वो कीप कर सकता है in his custody the books and papers seized under this section for a period not later than the conclusion of investigation। मतलब कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हो जाती तब तक वो क्या तब तक वो अपने पास रख सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता है 2 साल तक चले, 3 साल तक चले, तो 3 साल तक भी वो रख सकता है। और साथ में क्या है, एंड शैल रिटर्न द सेम टू द कंपनी और द अदर बॉडी कॉर्पोरेट और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड GA फ्रॉम हुज कस्टडी और पावर देवर सीज्ड। मतलब कि उसी को रिटर्न किए जाएंगे जिससे ये जो पेपर्स थे ये मांगे गए थे। फिर ये बता रखा है कि
टेकिंग ऑफ कॉपीज, प्लेसिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कि रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर जो है वो रिटर्न करने से पहले बुक्स को वो क्या कर सकता है, कॉपीज ले सकता है, एक्सट्रैक्ट्स ले सकता है या फिर प्लेस कर सकता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को, ठीक है। और ऐसे ही सेम इसमें दे रखा है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बुक्स एंड पेपर्स की इंस्पेक्टर जो है बिफोर रिटर्निंग सच बुक्स एंड पेपर्स एज अफोरसेड टेक कर सकता है, कॉपीज एक्सट्रैक्ट ले सकता है या फिर प्लेस कर सकता है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो ये तो चीज सेम हो गई। फिर आगे हमारा इसमें एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ मैक ट्रेडिंग लिमिटेड जो है वो कंप्लेन करते हैं रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार क्या है, विदाउट एनी स्पेशल ऑर्डर जो है, स्पेशल वो ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट जो है वो लिए बिना ही पहुंच जाती है वहां पे सीज करने। क्या वो कर सकती है? नहीं। वो विदाउट ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट ही इज नॉट ऑथराइज टू सीज द बुक्स ऑफ मैक ट्रेडिंग लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद हमारा सेक्शन 210 क्या है हमारा, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। देख अभी तक तो हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी या फिर इंफॉर्मेशन वो कॉल कर सकता है। 209 और 206 और 207 में तो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और वो डॉक्यूमेंट्स मंगाने की बात चल रही है। लेकिन जो हमारा 210 है उसके अंदर क्या चीज है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कि अब यहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट है, इंस्पेक्शन डिफरेंट है, इंक्वायरी डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर आगे हमारा सेक्शन 210 क्या है हमारा, इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब करवा सकती है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन कब करवा सकती है, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट, ठीक है। फिर क्या आ गया हमारा कि इन्वेस्टिगेशन कब करवा सकते हैं, जबकि कि एक रिपोर्ट दी गई हो रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर के द्वारा अंडर सेक्शन 208, ठीक है, या फिर ऑन इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, की जो वो कंपनी है उसके अफेयर्स जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाने चाहिए। और ये इंटीमेशन आई हो उसके पास कैसे, स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा जो कि पास किया गया हो कंपनी के द्वारा, ठीक है। या फिर उसे इन पब्लिक इंटरेस्ट लगता है तो वो ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टिगेशन ऑन द ऑर्डर बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मतलब क्या है कि जहां पे कि ऑर्डर इज पास्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर इट दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ दैट कंपनी। मतलब कि टोटल के टोटल 4 केसेस हो गए जबकि कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहला हमारा याद रखना है हमारे को कि ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 208। दूसरा क्या होगा हमारा, ऑन इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन जो कि पास किया गया हो कंपनी के द्वारा दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट में वो करवा सकती है। चौथा कि अगर मान लो कहीं पे भी कोई ऑर्डर दिया गया हो किसके द्वारा, कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा, इन एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि एक तरीके से तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा उसे वो ऑर्डर करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन। मतलब कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर नहीं कर सकती। कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो होगी वो इंटीमेट करेगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी फिर ऑर्डर करेगी इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उसके लिए क्या कर सकती है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स। मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो अपॉइंट करेगी एक या फिर मोर पर्सन एज इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स एंड रिपोर्ट करेगी देयर ऑन, ठीक है। उसके बाद हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो मे बिफोर अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर रिक्वायर कर सकती है एप्लीकेंट टू गिव सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज फॉर पेमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन द सेट रूल। मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जब इन केस ऑफ बी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि बी केस में इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी की, मतलब कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक इंटीमेशन दी है कैसे, पास करके स्पेशल रेजोल्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट की अफेयर्स ऑफ द कंपनीज नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मांग सकती है। यहाँ पे जो दे रखा है बिफोर अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर को वो अपॉइंट करने से पहले रिक्वायर कर सकती है एप्लीकेंट क्या करने के लिए, टू गिव अ सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग, मतलब कि 25,000 रुपयों से ऊपर की सिक्योरिटी नहीं मांग सकती। लेकिन ये जो ये सिक्योरिटी है ये रिफंड कर दी जाएगी अगर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इन प्रोसिक्यूशन, मतलब कि एक तरीके से जो मेंबर्स हैं वो सही निकल जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इनटू प्रोसिक्यूशन होता है लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। फिर आगे हमारा एग्जांपल में दे रखा है कि जो शेयर होल्डर्स ऑफ हाइड एंड सीक लिमिटेड है उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास किया, उन्होंने डायरेक्ट एक एप्लीकेशन फाइल कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उसमें से क्या है 101 आउट ऑफ टोटल 500 मेंबर्स ऑफ द कंपनी
एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए इंस्पेक्टर टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंड आउट द ट्रू पिक्चर। तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन सही मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि हमारे को चाहे कितने भी मेंबर हो सकता है, 500 में से 500 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी जो है वो एक एप्लीकेशन बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दें टू अपॉइंट एन इंस्पेक्टर, तो भी वो जो होगी वो वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मतलब कि एप्लीकेशन जो होगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बेसिकली, क्योंकि हमारे को उससे पहले मतलब कि ये इस एप्लीकेशन से पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा कंपनी में, और स्पेशल रेजोल्यूशन जो होगा वो एक तरीके से फाइल होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर आगे हमारा सेक्शन 211 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिस मतलब कि क्या हो गया, अभी तो इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इंस्पेक्टर कर सकता है, कब? जबकि कि कंपनी वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे। लेकिन क्या हो सकता है कि एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी हम सेटअप कर सकते हैं कि मान लो अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके लिए हम हो सकता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इस्टेब्लिश कर दें ताकि कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जा सके। तो ठीक है, वो अब ये जो ये सेटिंग अप करता है कौन करता है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कैसे? बाय नोटिफिकेशन। इस्टेब्लिश एंड ऑफिस टू बी कॉल्ड, और उस ऑफिस को हम क्या नाम देंगे? SFIO। क्या करने के लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फ्रॉड्स रिलेटिंग टू द कंपनी। उसके बाद हो गया हमारा, अगर मान लो कंपोजिशन ऑफ SFIO की, SFIO में कौन कौन आते हैं? तो SFIO में आते हैं हमारे एक तो डायरेक्टर आते हैं और अदर एक्सपर्ट्स आते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्टर होता है वो हेड करता है, और दूसरा क्या होगा हमारा, सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड्स कौन कौन से हमारी, जैसे कि ये इसमें हमारे को याद रखना है ये सारे के सारे सब्जेक्ट अपने। सबसे पहला आता है FR तो मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आता है SFM मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा आता है हमारा ऑडिट में आ गया हमारा फॉरेंसिक ऑडिट, फिर आ गया हमारा लॉ रहेगा, फिर आ गया हमारा कॉस्टिंग मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर 6 सब्जेक्ट कैपिटल मार्केट, फिर DT IDT टैक्सेशन, फिर आगे हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का क्या मतलब हुआ कि कौन कौन अपॉइंट करेगा? सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब SFIO बनाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपॉइंट करेगी तो वो अपॉइंट करेगी ऐसे ऑफिसर को जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, और साथ में उसको क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए एंड एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन डीलिंग मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद हमारा सेक्शन 212। सेक्शन 212 क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी है उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे को ये याद रखना है, इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन 1 रिलेटेड है। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि क्वेश्चन 1 ये पूछ रहा है कि प्रोवाइड वेरियस ग्राउंड्स ऑन विच द इन्वेस्टिगेशन इज असाइन टू सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक है, कब कब हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो SFIO को रेफर कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है कि हम कब कर सकते हैं, जबकि कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर करे नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय SFIO में ऑर्डर असाइन इट्स इन्वेस्टिगेशन टू SFIO। कब कब? इसमें 4 केसेस हैं। ठीक है, अभी तक हमने 3 केसेस पढ़े थे इसके वाले केस में कि इन्वेस्टिगेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कब होगा, लेकिन SFIO के थ्रू कब होगा? जब ये 4 केसेस, इन 4 केसेस में हो सकता है। कब कब? ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 208। पहला वाला सेम है, दूसरा वाला ऑन इंटीमेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी, दूसरा वाला सेम है, तीसरा इन पब्लिक इंटरेस्ट, तीसरा वाला सेम है, लेकिन चौथा वाला डिफरेंट है। चौथे वाला क्या है? ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि द डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा कि इस पे ये हमारा क्वेश्चन 1 बेस था। अब इसका फ्लो बता रखा है कि क्या क्या होगा। सबसे पहले तो कि कब कब हो सकता है ये SFIO के थ्रू इन्वेस्टिगेशन। दूसरा हो गया कि ऑन रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर, की मतलब मान लो अब हमने SFIO को क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि एक काम करो आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, तो SFIO डायरेक्टर जो होगा वो डेजिग्नेट करेगा इंस्पेक्टर्स, मतलब SFIO डायरेक्टर जो होगा वो क्या करेगा, डेजिग्नेट करेगा डायरेक्टर्स को, अलग अलग डायरेक्टर को, कि जैसे मान लो ABC लिमिटेड का इन्वेस्टिगेशन होना है, XYZ का होना है, तो ABC को इंस्पेक्टर वो अल्फा दे दिया और XYZ को बीटा दे दिया इंस्पेक्टर, तो वो असाइन कर दिया, डेजिग्नेट कर दिया उसने काम। उसके बाद क्या होगा, अगर इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो पेंडिंग होती है विद अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मतलब कि मान लो वो यहाँ पे FDI या फिर SBI या CBI, इन सब में किसी एजेंसी में, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन अदर एजेंसी के नाम दे रखे हैं, जैसे कि IT डिपार्टमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, पुलिस अथॉरिटी के पास कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो वो एजेंसी है जो कंसर्न
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो क्या करती है कि सारे के सारे ट्रांसफर कर देगी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स को टू एसएफआईयू, मतलब कि एसएफआईयू बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा कि एसएफआईयू फिर कंडक्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन। थर्ड पॉइंट पे आ गया हम, एसएफआईयू जो होगा वो कंडक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू चैप्टर 14। चैप्टर 14 कौन सा है हमारा, ये चैप्टर 14 लॉ के हिसाब से दे रखा है। कौन कौन सा होगा हमारा, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, एंड सबमिट करेगी रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन सच पीरियड एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। की मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर देगी एसएफआईओ को, तो वो लिख के देगी कि मेरे को 3 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दे देना, ठीक है। आप स्टार्ट कर दो इंस्पेक्शन वो इन्वेस्टिगेशन और मुझे रिपोर्ट देना 3 महीने के अंदर। तो जो एसएफआईओ होगा वो लायबल होगा कंडक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू चैप्टर 14 और सबमिट करेगा रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे वो दे रही है, अथॉरिटी दे रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट होगी विद इन सच पीरियड एज स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। फिर क्या है, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा वो क्या करेगा, उसके पास पावर होंगी ऑफ द इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 217, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पास सारी पावर्स हैं जो कि एक इंस्पेक्टर के पास होती हैं अंडर सेक्शन 217। फिर मान क्या है, वो द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एज में बी रिक्वायर्ड। ऑफेंसेस अंडर कवर्ड अंडर सेक्शन 447 शैल बी कॉग्निजेबल एंड पर्सन एक्यूज्ड शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल। मतलब कि अगर कोई इसमें एसएफआईओ को लगता है कि जो है वो ऑफेंस किए गए हैं अंडर सेक्शन 447 तो वो कॉग्निजेबल होंगे और पर्सन जो होंगे वो जो एक्यूज्ड पर्सन होंगे वो क्या कर बेल उनको नहीं मिलेगी, ना ही वो बॉन्ड पे बाहर आएंगे। लेकिन कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं। सर्टेन सर्कमस्टांसेस क्या दे रखी है हमारी, कि अगर मान लो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे गिवन एक अपॉर्चुनिटी दी गई है टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज एंड विद द प्रोसिक्यूटर अपोजेस द एप्लीकेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। मतलब कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको क्या दी गई है कि आप अपोज करो एप्लीकेशन को, और जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड हो जाता है दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस एंड दैट ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल। कि जब वो बेल पे होगा तो उसको वो ये ऑफेंस नहीं करेगा। However, a person who is under age of 16 years or is a woman or is sick or infirm may be released on bail if special court so directs, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कोई स्पेशल कोर्ट का हमारे को कब वो लेना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट से हमारे को कब बेल लेनी पड़ेगी, जबकि कि हमारा कोई पर्सन 16 ईयर्स से नीचे का है या फिर कोई वुमेन है या फिर वो सिक है या फिर इन्फॉर्म है, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस रेफर्ड टू इन पॉइंट 6 एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय डायरेक्टर एसएफआईओ और एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग इन दिस बिहाफ बाय दैट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा जो कंसर्न ऑफिसर है एसएफआईओ का वो अरेस्ट कर सकता है गिल्टी पर्सन को इफ रीजन टू बिलीव एंड इन्फॉर्म करेगा हिम ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। कि भैया तूने ये गलती करी है, ये भी उसे बताना पड़ेगा कि आपने ये गलती करी है तो आपको इसलिए हम इस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट कर रहे हैं। फिर आगे जो कंसर्न ऑफिसर्स ऑफ एसएफआईओ हैं वो इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे एक कॉपी टू दी एसएफआईओ, मतलब कि डायरेक्टर के पास पहुंच जाएगी कॉपी। उसके बाद क्या होगा, हर पर्सन जो कि अरेस्टेड है विद इन 24 आवर्स वो लेके जाया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आगे जहां पे भी उसका जुडिक्शन है। फिर सबमिशन ऑफ इंटरिम रिपोर्ट, मतलब कि बीच की एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी या फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होगी वो सबमिट की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है एसएफआईओ को टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे हमारा सेक्शन नंबर 213। सेक्शन नंबर 213 क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है इनटू कंपनीज अफेयर्स इन अदर केसेस। की कौन कौन से अदर केसेस हैं इसमें ये दे रखा है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय ट्रिब्यूनल, मतलब कि ट्रिब्यूनल भी में ऑन एप्लीकेशन मेड बाय, इसमें हमारे को क्या है, मेड बाय नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन केस द कंपनी इज हैविंग अ शेयर कैपिटल और नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द पर्सन्स ऑन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन द केस ऑफ अ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल एंड सपोर्टेड बाय सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट द एप्लीकेंट्स हैव गुड रीजन फॉर सीकिंग एन ऑर्डर फॉर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्या हो गया कि